नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम हमारी संसद का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक देश में कानून बनाने वाली एक संस्था होती है जिसका विशेष नाम होता है। साधारण तौर पर कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका या व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में केंद्र और राज्य दोनों में सरकार होती है और दोनों ही सरकार के 3 अंग होते हैं जिनका नाम क्रमशः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है। केंद्रीय व्यवस्थापिका का नाम संसद है। बहुत सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न आया हुआ है, चाहे वह परीक्षा विश्वविद्यालय स्तर की हो, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की हो या आरपीएससी की हो। इन सब में प्रश्न आया है कि हमारी व्यवस्थापिका का नाम क्या है। अब यहाँ अगर प्रश्न इसी रूप में आता है कि हमारी व्यवस्थापिका का नाम क्या है, तो उसका उत्तर होगा संसद। दूसरा प्रश्न आता है राज्यों में हमारी व्यवस्थापिका का नाम क्या है, तो इसका उत्तर होगा राज्य विधानमंडल या विधानमंडल। अतः केंद्रीय व्यवस्थापिका का नाम संसद है और ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहा जाता है। अमेरिका में व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है, जापान में डाइट है और भारत में संसद है। हमारी संसद 2 सदन और एक व्यक्ति से मिलकर बनी है। 2 सदनों के नाम क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा है और व्यक्ति या पद जो इसमें सम्मिलित है उसका नाम राष्ट्रपति है। अतः प्रश्न बनकर तैयार हुआ कि हमारी संसद में सम्मिलित हैं क लोकसभा, ख राज्यसभा, ग राष्ट्रपति, घ उपयुक्त सभी। इसका उत्तर होगा घ उपयुक्त सभी। अर्थात हमारी संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों सम्मिलित होते हैं, या हमारी संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। हमारी संसद के 2 सदन हैं। प्रथम और निम्न सदन का नाम लोकसभा है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। द्वितीय और उच्च सदन का नाम राज्यसभा है, इसे बुद्धिजीवियों का या परंपराओं का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है उसका दूसरा जो सदन है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स या लॉर्ड सभा के नाम से जाना जाता है। उस लॉर्ड सभा में बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं और उनको लॉर्ड्स या ईश्वर या महामहिम या भगवान के रूप में माना जाता है। इसलिए ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली और संसद शब्द को ग्रहण किया है और उसी के तौर तरीके पर हमने दूसरे सदन को उच्च सदन कहा है, जिसमें बुद्धिजीवी और विशेषज्ञ व्यक्ति जो
चुनाव में सीधे भाग नहीं लेते, उनको यहाँ चुनकर भेजा जाता है। अतः अब एक व्यक्ति या एक पद जो हमारी संसद में शामिल हैं वह राष्ट्रपति हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारी संसद न केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, अभी तो इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है या सम्मिलित होता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 निर्धारित की हुई है। अतः यह प्रश्न भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम हो सकती है 552, लोकसभा की सदस्य संख्या होती है 545। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 545। इन 545 सदस्यों में से 543 सदस्य चुनकर जाते हैं, इन्हें निर्वाचित सदस्य कहा जाता है, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट या मनोनीत होते हैं। और ये जो 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इन्हें आंग्ल भारतीय सदस्य कहा जाता है। अर्थात आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अतः हमारी लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। कुल मिलाकर 545 सदस्यों से मिलकर हमारी लोकसभा बनती है। लोकसभा सदस्यों के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 वर्ष हो और आवारा, पागल या दिवालिया न हो, तथा चौथी किंतु महत्वपूर्ण योग्यता के रूप में सम्मिलित है, वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में लाभ के पद को परिभाषित किया गया है। यह संविधान का अनुच्छेद 102 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि इसके अंतर्गत लाभ के पद को परिभाषित किया है और कई बार यह पद विवादों में रहा है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है लाभ के पद का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो उत्तर होगा अनुच्छेद 102। अतः लाभ के पद पर अगर कोई व्यक्ति विराजमान है तो वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वह चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे लाभ का पद छोड़ना होगा। लाभ के पद को परिभाषित भी संविधान के अनुच्छेद 102 में किया गया है और इसमें लिखा है लाभ के पद का अर्थ है कि काम के बदले में वेतन मिलता हो, उसे लाभ का पद कहा जाएगा। कई सांसद, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद सदस्य के नाम से जाना जाता है। अतः हमारा राष्ट्रपति संसद का सदस्य है, लेकिन उसे सांसद नहीं कहा जाता, क्योंकि वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, लेकिन वह उस रूप में नहीं है कि उसे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में माना जाए। वह संसद का अभिन्न भाग है, स्वतंत्र पद है। अतः लाभ के पद पर आसीन रहने वाला व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता। इन 4 योग्यताओं के अलावा लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं। इन चुनाव को
भारत का चुनाव आयोग करवाता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में है। अतः चुनाव आयोग देश को चुनाव क्षेत्रों में विभाजित करता है, जिसे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लोकसभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है तो उसे दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा और नया निर्वाचन क्षेत्र भी बनाया जा सकता है। नियम के तहत 10 लाख तक या 10 लाख की जनसंख्या पर एक एमपी का प्रावधान है। अतः लोकसभा के सदस्य एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर जाते हैं। इनके चुनाव की प्रक्रिया को हम बहुमत की प्रक्रिया नहीं कह सकते, जबकि बोलचाल की भाषा में इसे बहुमत की प्रक्रिया कह दिया जाता है, जो 100% गलत है, क्योंकि बहुमत का अर्थ है जिस व्यक्ति को चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया है और वह चुनाव जीता है, तो उसे कुल मतदाताओं का 50% मतदान प्राप्त होना चाहिए, तभी वह बहुमत से जीता हुआ उम्मीदवार माना जाएगा। भारतीय राजनीतिक इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि कोई भी सांसद 50% से अधिक मत प्राप्त कर पाया है। अपवाद को छोड़ दिया जाए या पिछले लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो कभी भी हमारे यहाँ बहुमत प्राप्त उम्मीदवार नहीं मिले हैं। अतः बहुमत को छोड़कर हमारे देश में बहुमत प्रणाली को अपनाया गया है। बहुमत का अर्थ है चुनाव लड़ने वाले कई उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन जो उम्मीदवार अन्य उम्मीदवार से एक भी वोट ज़्यादा प्राप्त करेगा वह जीता हुआ माना जाएगा। इसका साधारण नियम जो प्रसिद्ध रहता है वह है जो सबसे आगे जीत उसी की। फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम इसी को कहा जाता है। अतः भारत में लोकसभा सदस्यों का चुनाव बहुल मत प्लूरिटी सिस्टम के द्वारा होता है, न कि मेजॉरिटी या बहुमत की प्रणाली से। लोकसभा के सदस्य मिलकर प्रधानमंत्री या अपने दल के नेता को चुनते हैं और वह दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। जिस दल को संसद में बहुमत प्राप्त होता है और अधिक सीट प्राप्त होती हैं, अधिक जिसके सदस्य जिस दल के लोकसभा में होते हैं, वह व्यक्ति उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। अतः लोकसभा हमारा लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है और लोकतंत्र की पाठशाला है, जिसमें लोकतंत्र को सीखा जाता है, जिसमें लोकतंत्र को जीवित रखा जाता है। ऐसा हमारा सदन लोकसभा है और इसे जनता का सदन कहा जाता है। अतः लोकसभा में से प्रधानमंत्री चुना जाता है, यह नियम भी अटल नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। हमारे आदरणीय और भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लोकसभा से नहीं राज्यसभा से सदस्य रहे हैं। अतः बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य नहीं, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य। इसका उत्तर निश्चित तौर पर घ होगा कि प्रधानमंत्री
लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अतः हमारे यहाँ द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय विधानमंडल या संसद का प्रावधान किया गया है, जिसको समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा जो प्रथम और लोकप्रिय सदन है, इसके प्रति हमारी केंद्रीय कार्यपालिका, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्री शामिल होते हैं, ये उत्तरदायी होते हैं। ये किसी भी प्रकार की त्रुटि करें तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लोकसभा में इनको अपना विश्वास जताना होगा, और अगर इनका विश्वास खोने लगा, कम पड़ने लगा, तो लोकसभा इन्हें कभी भी अपने पद से हटा सकती है। ऐसा संवैधानिक प्रावधान है। इसलिए लोकसभा को भारतीय लोकतंत्र का प्रहरी और सबसे मजबूत सदन कहा जाता है। राज्यसभा, इसे राज्यों की सभा के नाम से जाना जाता है। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में भी 250 राज्यसभा की सदस्य संख्या है। इन 250 में से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ये 12 सदस्य वे सदस्य होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त हो। इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अतः लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के दो सदन हैं। तुलनात्मक रूप से दोनों बहुत सारे विधेयकों को पास करवाने में बराबर बराबर के ताकतवर सदन हैं, लेकिन लोकसभा राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा मजबूत सदन हैं, क्योंकि कुछ मामलों में ऐसी शक्तियां हैं जो लोकसभा को शक्तिशाली बनाती हैं। जैसे वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। दूसरा मामला है हमारी कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्री सम्मिलित हैं। वे लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, राज्यसभा के प्रति नहीं। तीसरी, लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या का दुगना से भी ज़्यादा है। अतः कोई किसी भी विधेयक पर यदि मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो और संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाए, संयुक्त बैठक बुलाई जाए राष्ट्रपति के द्वारा, तो ऐसी संयुक्त बैठक में उस विधेयक का फैसला वैसा ही होगा जैसा लोकसभा चाहेगी, क्योंकि संयुक्त बैठक में संयुक्त मतदान होगा और संयुक्त मतदान में लोकसभा की स्थिति राज्यसभा से दुगनी शक्तिशाली है, क्योंकि उसकी सदस्य संख्या दुगनी से भी अधिक है। ऐसी स्थिति में लोकसभा एक शक्तिशाली सदन के रूप में उभर कर आया है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा सूचक है। धन्यवाद।